इस चैप्टर के रचनाकार हैं डॉक्टर। मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। तो ये सवाल आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जा सकता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये सवाल पूछा जा सकता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो आप क्या कहेंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। बड़े पढ़े लिखे थे, उस समय में बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है ये। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ौदा के राजा, नरेश मतलब राजा, प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने उनके कहने पे प्रोत्साहन पर हायर शिक्षा के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए, भाई मेरे गुड मॉर्निंग, जुड़ गए आप लोग। हिमांशु कुमार यादव, वर्षा, प्रिंस, अनुष्का, विकास, ऋषभ, कैसे हैं भाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। चलो समझना, तो बड़ौदा के जो नरेश थे, राजा थे, उनके मोटिवेट करने पर, प्रोत्साहित करने पर, हाँ, उच्चतर शिक्षा के लिए यानी आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए ये न्यूयॉर्क चले गए, अमेरिका। फिर वहां से लंदन गए, इंग्लैंड। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा है। ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं भी प्रस्तुत की है। यानी इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है समाज को लेकर के, ठीक है ना। तो पढ़ाई के लिए किनके कहने पर? तो बड़ौदा नरेश के कहने पे ये कहा गए थे, न्यूयॉर्क और लंदन। सब मिलाकर देखा जाए तो वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे। इतिहास के विधिवेता थे, मीमांसक थे, अर्थशास्त्री थे, समाज शास्त्री थे, शिक्षा में विद्वान थे, धर्म दर्शन के लेक्चरर बनकर के उभरे थे। वो धर्म को लेकर के भी बड़े जानकार हुए। अपने ही देश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की है। वकील, वकालत करना समझते हो आप सब लोग? बताओ फटाफट से, वकालत समझते हो ना सभी लोग? उन्होंने वकालत भी की है। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया है। मतलब ये है कि समाज और राजनीति में बड़ा सक्रिय रहते थे, समाज को लेकर के बहुत सक्रिय रहते थे वो। कौन? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी समाज को लेकर के बहुत ज्यादा सक्रिय रहते थे, एक्टिव रहते थे। किसका क्या दिक्कत है, किस प्रकार की समस्या चल रही है। अछूत, जो पहले छुआछूत वाली बीमारी चल रही थी हमारे समाज में, स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा वो था। तो स्त्री हो, मजदूर हो, मजदूरों का जो अधिकार होना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता था। याद है आप लोगों ने इतिहास, अच्छा अभी तो आपने नहीं शायद पढ़ा होगा, 10th में ही पढ़ने को मिलेगा, रूस की क्रांति इतिहास के अंदर। वहां पे मिलेगा कि मजदूरों को किस प्रकार से 3 दिन भर काम कराया जाता था और मजदूरी के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता था, बहुत कम पैसे दिए जाते थे। यानी कि 8 घंटा का पैसा दो तो 12 घंटा काम कराओ, ये वाली सीन। तो हमारे देश में हालांकि वैसा नहीं था, लेकिन फिर भी मजदूरों को मानवीय अधिकार, जो सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार है, उनके लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अब याद रखिएगा, इनके जीवन में, प्यारे बच्चों, इनके जीवन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन में 3 इंस्पिरेशन वाले व्यक्ति थे, प्रेरक व्यक्ति, जिनसे इनको प्रेरणा मिलती थी। ठीक है, कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ये 3 लोग थे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में भी इनका भूमिका रहा है। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया था।
दिसंबर 1956 में इनका निधन हो गया था। कहां पे? दिल्ली में बच्चों। इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। बाबा साहेब ने कई सारी किताबें लिखी हैं भाई। उनकी प्रमुख रचना भाषण जो है वो है द कास्ट इन द इंडिया, देवा मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स। अब देखो, ये सारी रचनाएं उनकी लिखी हुई है, ये सारी रचनाएं उनकी लिखी हुई है बच्चों, ध्यान रखना। और इसको याद रखना, जैसे यहां पे लिखा ना, एनोहिलेशन ऑफ कास्ट, एनोहिलेशन ऑफ कास्ट, ये कई सारी रचनाएं हैं उनकी। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, औरतों को लेकर के भी लिखा है इन्होंने, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। देखिए जी, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा इनकी जो रचनाएं हैं, संपूर्ण रचना को एक नाम दे करके प्रकाशित किया गया है। क्या नाम दे करके? बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय, इस नाम से प्रकाशित किया गया। और कितने खंडों में, कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 21 खंडों में। अब भैया जी ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में तो बता दीजिएगा ना, बता दीजिएगा सभी लोग। बताइए। अब देखो यहां पर जो है द कास्ट इन इंडिया, अब ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। दे आर मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस चीज को आप लोग माइंड मत करिएगा। किताब होगा आपके पास, देख लीजिएगा एक बार। अब ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये एक प्रकार का भाषण होगा। यहां प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति, यहां पर भी गलत है, तुड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। देखिए, लाहौर में एक सम्मेलन होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो सम्मेलन रुक गया। वहां पे बाबा साहेब को जाना था, भाषण देना था, और वो भाषण तैयार किया गया था, लेकिन वो सम्मेलन रुक गया किसी कारणवश, भाषण नहीं दे पाएंगे। इसलिए इस भाषण को उन्होंने एक पुस्तिका में डाल दिया। ठीक है ना, क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति नहीं हो पाया उस कार्यक्रम को लेकर के, इसलिए सम्मेलन स्थगित कर दिया गया और यह भाषण नहीं पढ़ा जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे एक स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया और वही पुस्तिका में प्रकाशित हो गया। ये जो आलेख हम देखेंगे, भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय, सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधार, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। देखिए, ये जो चैप्टर है एक प्रकार का भाषण, लाहौर में एक सम्मेलन होने वाला था, जिसके कारण वहां पे सभी लोगों की सहमति नहीं मिल पाई क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण, तो इसलिए भाषण को, उस सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया। सम्मेलन स्थगित हुआ मतलब कि भाषण भी नहीं पढ़ पाए। जब कार्यक्रम ही नहीं हुआ तो भाषण कहां से पढ़ा जाएगा? तो बाद में बाबा साहेब ने इसको क्या किया, पुस्तिका में डाल दिया। किस में डाल दिया मेरे भाई? पुस्तिका। सम्मेलन का मतलब होता है एक कई सारे लोगों का मिलन। जैसे आप देखते हो कोई कार्यक्रम किया जाता है ना, तो कई सारे लोगों का मिलन होता है, सभी लोग एक जगह एकत्र होते हैं और सभी लोगों के मन में एक विचार डाला जाता है, उनको वर्तमान की स्थितियों से परिचित कराया जाता है, वो सम्मेलन कहलाता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, अब ये पहले चैप्टर तो समझ गए कि श्रम के आधार पर विभाजन और ये जाति प्रथा का क्या सिस्टम है, ठीक है ना। देखिए,
यह विडंबना की ही बात है। विडंबना का मतलब होता है उपहास। विडंबना का मतलब क्या होता है मेरे भाई? उपहास की बात। देखो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आप लोगों को कि हमारा देश जो है कई राज्यों में विभाजित है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा देश का बंटवारा हुआ है। किसी भी देश की सही तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए वहां पे लोगों को तैनात करना पड़ता है। अब समझिएगा, जब हम बात कर रहे हैं अपने भारत देश का, तो आप लोग सभी लोग जानते हो कि भारत में कई सारे जो है राज्य हैं, स्टेट हैं, ठीक है। अब इन राज्यों के अंदर कई सारे जिले बने। अब इन जिलों के अंदर कई सारे पंचायत वो बने, ब्लॉक वगैरह बन गए, और ब्लॉक के अंदर जो है बच्चों पंचायत बना, पंचायत के अंदर गांव बना, गांव बना। ये ऐसा क्यों किया गया? ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि हर जगह गांव गांव तक प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से पहुंच सके, शासन व्यवस्था अच्छे से चलाई जा सके। तो इस आधार पर हर राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं, कई सारे पद होते हैं जिनका दायित्व होता है। उसके बाद डीएम एसडीएम ये सब लोग होते हैं। उसके बाद जो है पंचायत स्तर पे चले जाइए, पंचायत स्तर पे या विधानसभा के स्तर पर देखिए, तो विधानसभा के स्तर पे देखिएगा आपको तो कई सारे लोग विधायक वगैरह मिल जाएंगे, मिल जाते हैं ना। उसके बाद पंचायत स्तर पे मुखिया जी लोग मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया कि हर जगह का एक प्रतिनिधि होगा जो वहां का देखभाल करेगा, वहां की पूरी समस्या को समझेगा। तो भाई फलनवा पंचायत में एगो मुखिया जी बनी, अब उस पंचायत में जितना समस्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को ये बात? तो हम इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि हमारा भारत देश का बंटवारा हो गया। नहीं, हमारा भारत देश का बंटवारा नहीं हुआ है। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाने के लिए ऐसा किया गया है। अब उसी प्रकार से हम समाज में देखें, इसी प्रकार से तो समाज को भी सुचारू तरीके से चलाने के लिए कर्म के आधार पर बांटा गया। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। क्योंकि देखिए सबको हवा पानी सब कुछ से मिलता है। ये जाति पाति वाली जो कहानी है ना, ये इसकी बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है बबुआ, ध्यान रखना सब। तो कर्म के आधार पर क्या किया गया कि बांट दिया गया। कहा गया कि भाई अब कोई जो है मिट्टी को बना करके वो करके गूंथ करके कोई घड़ा बना रहा है ना। कोई पढ़ाई में पढ़ रहा है, आगे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहा है। कोई जो है बलशाली है, जो मतलब लड़ने का काम कर सकता है, जो देश की रक्षा कर सकता है, समाज की रक्षा कर सकता है। कोई सेवा भाव कर सकता है। तो कर्म के आधार पर जो है बच्चों बांटा गया हमारे समाज को। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो है आक्रमणकारी आते जाते गए। समाज में कुछ ऐसे लोग भी हुए जो इसको जन्म के आधार पर जातिगत व्यवस्था दे दिया। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था दोनों बड़ा अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। तो कर्म के आधार पर बांटा गया। तो अब यहां पर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसको देखिए, अभी हमारे समाज में क्या है, बहुत सारी बाध्यताएं हैं। अब आइए आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। भारत की देखिए विडंबना की बात है, उपहास की बात है कि आज के इस युग में भी जातिवाद के पोषक, पोषक का मतलब समर्थक, जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं है। आज भी आपको जातिवाद जातिवाद करने वाले लोग मिल जाएंगे। और भैया बिहार में तो जाति प्रथा कूट कूट के भरा हुआ है। नेताजी लोग सबसे ज्यादा भर के रखे हैं, जहर बो दिए हैं जातिवाद का। देखिए परिस्थितियां ऐसी हुई है कि एक जाति दूसरे जाति के से लड़ने को एकदम आतुर है, व्याकुल है।
हम देखे नहीं मान रहे हैं एक दूसरे को, ये सब हमारी अज्ञानता का कारण है, समझदारी नहीं। आज के इस युग में जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं है, इसके जो समर्थक है, पोषक हैं, कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, कई आधारों पर। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। मैंने बताया कार्य कुशलता मतलब कर्म की क्षमता के आधार पर, कर्म के आधार पर। तो ये सही है। आधुनिक जो सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा जो समाज है, वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम का मतलब कर्म के विभाजन, मेहनत वाला विभाजन, कर्म करने का विभाजन। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, जाति प्रथा भी जो है श्रम के आधार पर विभाजन का ही जो दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। कर्म के आधार पर बांटा गया, ठीक है। लेकिन इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है, चिंताजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का मतलब क्या हुआ? देखो, जाति प्रथा किस आधार पर हुई थी? कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर बांटा गया, श्रम के आधार पर। लेकिन अभी क्या है कि श्रमिकों को भी बांट दिया गया ना। अब ये बताओ कि मैं मान लीजिए कि पढ़ा रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञानी हूं, तो कर्म के आधार पर बंटवारे में कहा जाता है कि ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान देना, ये जो है ब्राह्मणों का काम होता है। अब अगर मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो मैं बाधित हूं कि मैं कोई और कार्य नहीं कर सकता हूं। ये आधुनिक समाज का मानना है। मुझे अगर मन है या मैं जानता हूं कि मैं बाल काटना सीख जाऊं तो मैं बाल नहीं काट सकता। मुझे अगर मन है कि मैं मिट्टी के कई सारे बर्तन बनाना चाहूं तो नहीं बना सकता। ये बाध्यताएं हैं। अब जो मिट्टी का बर्तन बना रहा है उसको मन है कि मैं बहुत बढ़िया वो बन जाऊं, अपनी इच्छा से ये काम करूं। नहीं भाई, अब उनके घर वाले, उनके समाज वाले कि तुम्हारा पैतृक काम यही है, तुम ये करो। अब तो हालांकि चीजें थोड़ी बदली भी हैं, थोड़ी चीजें बदली भी हैं, तो समझ में आ रहा है ना। तो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है, यानी कि कर्म के साथ साथ लोगों का भी बंटवारा हो गया है। ये बड़ी दिक्कत की बात है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। पढ़े लिखे लोगों के लिए, आज के सभ्य समाज के लिए कर्म के आधार पर बंटवारा जरूरी है, विभाजन जरूरी है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। लेकिन ये श्रमिकों के बीच जो विभाजन हुआ है, लोगों के बीच जो विभाजन हो गया, ये मन के विचारों के बीच जो विभाजन हो गया, ये बड़ी चिंताजनक बात है। जातिवाद, देखो जातिवाद का मतलब हुआ कि किसी विशेष जाति के समर्थक जो लोग होते हैं ना, वही हो गए जातिवाद। अब देखिए, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। हमारी भारत की जो जातिगत व्यवस्था है वो कुछ ऐसी भी है कि श्रम विभाजन के आधार पर तो ठीक है, लेकिन लोगों के बीच, श्रमिक विभाजन का मतलब लोगों के बीच भी विभाजन किया, और तो और ऊंच नीच भी कहा कि उच्च जाति के हो, तुम नीच जाति के हो। ये तक स्थितियां जो आई, हालांकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। भारत के लोगों, जैसे आक्रमणकारी जो आए थे ना, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश को इस तरीके से मानसिक विचारों में ग्रसित करने के लिए, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता।
हमारे भारत की जाति व्यवस्था पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी चिंता जताते हुए कहते हैं कि श्रम विभाजन ठीक है, श्रमिक विभाजन भी सही नहीं है, और तो और ये ऊंच नीच जो करार देते हैं ना, ये बड़ी दिक्कत की बात है। अगर हम जाति व्यवस्था को, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन, कर्म के आधार पर विभाजन मान लेते हैं तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मनुष्य के रुचि के आधार पर कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। थोड़ी चीजें आज बदली हुई हैं। होना चाहिए यही कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने हिसाब से अपने कर्मों को चुने कि मुझे किस फील्ड में जाके काम करना है, मुझे कौन सा पेशा चुनना है। उसको खुद चुनने की आजादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा दादा परदादा जो काम करते हैं वही मुझको भी करना है, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित गंदा सिद्धांत ये हो गया है कि मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, यानी जब बच्चा गर्भ में ही था तब से ही उसका पेशा भी निर्धारित कर दिया जाता है। ये गंदी बात है, ये दूषित सिद्धांत है, ये सही सिद्धांत नहीं है। ये इनका कहना है कि बच्चे को आजादी होनी चाहिए अपना कर्म क्षेत्र चुनने का। ये नहीं कि अभी बबुआ पेटे में बड़े गर्भ धारण के लिए बनी आ तलही ले उनकर हो गई कि एकदम बबुआ ये काम करे बता रहा है, अब हमने के धंधा तू ही आगे बढ़ाई। बारे ऐसा है, अगर उसके पास क्षमता है, उसके पास बुद्धि है, विवेक है, वो आगे पढ़ना लिखना चाहता है तो अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए उसको, अच्छे से पढ़ा लिखा करके जो है उसको डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित करिए। ऐसा तो नहीं है ना कि वो जीवन भर वही काम करते आएगा जो माता पिता दादा परदादा करते आए हैं और उससे वो लीक से हट करके थोड़ा अलग जाना चाहता है तो जाना चाहिए। तो उनका ये कहना है कि अभी जो दूषित सिद्धांत ये है कि माता पिता अपने समाज के स्तर पे, सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही उसका काम पेशा निर्धारित करके बैठ गए हैं कि हमने क्या ही काम के लिए बनी जाते बबू यह काम करिए। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। अब इससे क्या हुआ कि वो आदमी एक ही पेशा में बंध गया। अब मन करे उसको करने का, चाहे नहीं करे, रुचि हो चाहे रुचि नहीं हो, करना पड़ेगा। जैसे क्या है, अब आपको मान लीजिए आपको सिंगर बनना है, बहुत अच्छा सिंगर बनना है और आप खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन घर वाले कहते हैं गाना गावे चली है, पढ़ के बढ़िया नौकरी लहने की गाना बजाना करे बता रहा है, तो आपको ये लगेगा कि अरे यार मुझे तो सिंगर बनना था, मुझे क्रिकेटर बनने का मन था, रुचि उसी में है। अब जबरदस्ती कोई कहे कि पुलिस में भर्ती हो जाए, कोई कहे जे भाई तू बैंक के अधिकारी बन जाए, तो वो एक जबरदस्ती हो गया, उसमें रुचि आपकी नहीं है, फिर भी रुचि आपको जगाना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? सर केमिस्ट्री आप पढ़ाइएगा ना? बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेने का बाबा। समझ में आ गया बात? भले ही पेशा उपयुक्त ना हो, अनुपयुक्त हो, अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए, काम ऐसा भी है कि आज के समय में उससे कुछ विशेष रूप से आमदनी नहीं होगी। हमारे समाज में इस प्रकार का भी काम है कि उससे कमाई उतनी नहीं है कि आप बहुत अच्छे से जी सके। तो हमारा समाज जो कहता है, माता पिता भी उसी आधार पे पूर्व निर्धारण ही कर दिए हैं पेशा का। अब चाहे वो अच्छा हो न हो, पेट भरे न भरे, भूखे मर जाए, लेकिन करना वही है। तो ये दिक्कत है, ये बाधा है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है। आधुनिक मतलब आज का वर्तमान युग,
क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। आज जिस प्रकार से कुछ ही वर्षों में कई सारी चीजें बदल गई हैं, आज बहुत सारे टेक्निकल चीजें बढ़ गई है, इतना बढ़ गया कि लोगों के रोजगार पर असर मिल पड़ गया। अब जहां पहले लोग शरीर से खट करके मेहनत करते थे, अब आज कई सारी मशीनें बन गई हैं। घर में पहले जांता चलता था, आज मिक्सी मशीन की मिक्सर मशीन, दुनिया भर के मशीन आ गया है। पहले लोग सिलवट लोढ़ा पे जो है मसाला पीसते थे सब्जी बनाने के लिए, आज तुरंत से मिला करके बटन स्विच दबा दिए, खट 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 खट, 2 मिनट के अंदर मसाला बन के तैयार। तो शारीरिक मेहनत कम हो गया, प्लस में कई ऐसी चीजें बढ़ गई, टेक्निकल चीजें इतना बढ़ गया, उद्योग इस स्तर पर चला गया कि आपके जो है पैतृक काम से भूखा मरना पड़ सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको इस हिसाब से चलना पड़ेगा, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अब मनुष्य का पेशा भी बदलना पड़ सकता है। अब जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूं, पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कल को जो है इस चीज की डिमांड उतनी नहीं रह जाए, शिक्षा व्यवस्था बदल दी जाए, नई शिक्षा नीति आ जाए, बोर्ड परीक्षा हटा दिया जाए, तो बच्चे उतना थोड़ी पढ़ पाएंगे। तो हो सकता है कि कल को मुझे भी अपना पेशा बदलना पड़ जाए, मुझे कल किसी और क्षेत्र में जाना पड़ जाए। आज आप कोई धंधा चला रहे हैं कपड़े का, मान लीजिए कपड़ा का आपका बिजनेस नहीं चल पाया, मशरूम की खेती का मन में आ गया तो मशरूम की खेती करना स्टार्ट कर देंगे। तो समय समय पर पेशा बदलने की डिमांड है आज के युग में, तो बिल्कुल। अब वैसा व्यक्ति जो पैतृक विचारों में बंधा हुआ है कि नहीं तुमको तो यही करना है, तुम पेशा नहीं बदल सकते, तो बेचारा भूखे मर जाएगा। वो कैसे परिवार का पालन पोषण कर पाएगा? कर पाएगा? बताइए आप लोग, वो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो उसको भूखे मरने के अलावा कोई चारा दी रहेगा? मैं अभी क्या बताया कि पेशा बदलने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे परिस्थिति में तो नहीं बदला जा सकता। अगर बदला जाएगा तब ना वो अपना परिवार चला सकता है, नहीं तो बेचारा भूखे मर जाएगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। अब हिंदू धर्म को लेकर के इन्होंने जो कहा कि हिंदू धर्म की जो जाति व्यवस्था है किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। हालांकि चीजें आज बहुत बदल गई हैं, ऐसा नहीं है, आज की परिस्थिति के हिसाब से बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी ये है कुछ हद तक। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अब ये चीजें है कि अब मुझे बाल काटने का मन हो, सैलून खोलना हो, तो क्या देखा ये सैलून खोल जाता रहे, अब इनकर काम बस सैलून करे के, तो नाई का करेगा, अब ये लोग कहेंगे। लेकिन अब तो ये चीजें बदल रही हैं बच्चों, ऐसा नहीं है, ये चीजों में बहुत बदलाव हुआ है। आज किसी भी समाज का बच्चा हो, किसी भी परिवार का बच्चा हो, किसी भी वर्ग का बच्चा हो, वो अगर पढ़ना लिखना चाहे तो पढ़ लिख सकता है, पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी ले सकता है, अच्छा अधिकारी बन सकता है। जरूरत है उसको मानसिक रूप से स्वस्थ होने की और इस जकड़े हुए विधि व्यवस्था से थोड़ा ऊपर उठकर सोचने की। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों में बंधी हुई है। युक्त मतलब जुड़ा। तो जाति श्रम विभाजन की दृष्टि से भी देखें तो जाति प्रथा गंभीर दोषों में भरी हुई है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जाति प्रथा जो कर्म के आधार पर विभाजन हुआ वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, हालांकि इच्छा पर ही होना चाहिए था। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं आता। जबकि किसी का अपना व्यक्तिगत रुचि होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज करने का मन है, मुझे ये चीज करने का मन है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। चाहे वो अपने किसी भी चीज में पारंगत हो, उसके अंदर क्षमता हो, वो बहुत ज्यादा जानकार हो, वो कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको समाज अनुमति नहीं देता है कि आप अपने हिसाब से पेशा बदल लीजिए और चुन लीजिए। कितना भी पारंगत क्यों ना हो, जानकार क्यों ना हो,
इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल मजबूरी व्यवस्थावश करते हैं। कहते हैं कि देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि गरीबी और पीड़ा, सताना, दर्द, ये सब उतनी बड़ी समस्या नहीं हो गई जितना कि ये व्यवस्था है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य, पहले से ही जो कार्य कह दिया गया है, जो करते आया है पूरा खानदान, उसी कार्य को बिना रुचि का, अरुचि, अरुचि मतलब रुचि नहीं है, मन नहीं है। अब मान लीजिए मैं कुम्हार परिवार में जन्म ले लूं और मुझसे घर के लोग जबरदस्ती कहे कि तुमको तो भैया यही मिट्टी के पात्र बनाने ही है, कुछ भी हो जाए तुम और कोई काम नहीं करोगे, और मेरा मन है कि मैं इंजीनियर बन जाऊं पढ़ लिख करके। हालांकि आज तो ये चीजें हो रही है, ऐसा नहीं है कि इंजीनियर सिर्फ कुछ ही वर्ग के लोगों के घर से निकलते हैं, पढ़े लिखे जहां पे पढ़ाई है, शिक्षा है, वहां से लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पठित पाठ के आधार पर मैं आपको बता दूं, अब मुझे मन है कि मैं इस फील्ड में जाऊं और जबरदस्ती लोग कह रहे हैं नहीं तुमको तो यही करना है, तो रुचि तो मेरी वहां पे नहीं है, विवशता, मजबूरी में मजबूर होकर के मुझे यह काम करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या आज की, गरीबी से भी ज्यादा की समस्या है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने, अब काम करने का मन नहीं है, टालन रहे हैं, किसी तरह खींच रहे हैं, और कम काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, मेरा रुचि के आधार पर है ही नहीं, तो मैं कहां से काम करूंगा, कम काम करूंगा, काम टालूंगा। इस प्रकार से मेरा ग्रोथ नहीं हो पाएगा, मेरा विकास नहीं हो पाएगा। जब व्यक्तिगत मेरा विकास नहीं होगा तो मेरे परिवार का विकास नहीं हो पाएगा, परिवार का विकास नहीं होगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, तो आने वाली पीढ़ी भी उसी में ग्रसित होती चली जाएगी। समझ में आ गया बालक लोग? यहां तक चीजें क्लियर समझ में आ गई? आगे देख लीजिए, ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग लगता हो, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? कैसे वो उसमें कुछ नई चीजें सीख सकता है? कैसे वो बेहतर हो सकता है? कुशलता वो कैसे बेहतर हो सकता है? कैसे प्राप्त कर सकता है? कोई अच्छी चीज कैसे सीख सकता है? नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसका तो मन ही नहीं लग रहा है, दिमाग भी नहीं लग रहा है उसमें। यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा आर्थिक दृष्टिकोण से भी, पैसे कमाने के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये गड़बड़ है, क्योंकि ये लोगों को बाधित कर देती है कि आप अपने पैतृक कामों को करते आइए, खानदानी कामों को करिए, भले उसमें भूखे मर जाइए, तो पैसा कमाने के लिए तो पेशा बदलना पड़ेगा। लेकिन ये जाति प्रथा बदलने दे तब तो। लेकिन आज जो है चीजें बदल रही हैं जो, तो ये भी सवाल दिमाग में रखिएगा, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है कि लाभदायक है? बताओ तो सभी लोग चैट में बताइए, सभी लोग। आर्थिक पहलू से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी बच्चों जाति प्रथा हानिकारक है कि लाभदायक है? बताइए तो। जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। हाँ, बहुत सुंदर, हानिकारक प्रथा है। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा कर रख देती है और उसी में, उसी नियम में जकड़ के रहना पड़ेगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा, काम करने का मन ही नहीं करेगा उसको। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ना। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त, ए भाई, ये ऐसी स्थिति में, ये 2 बार हो गया ना पेज, ऐसी स्थिति में कोई कुशलता, ये हमने पढ़ा, प्रेरित करती है, ये भी हमने पढ़ लिया। हाँ, यहां से किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। यहां पर एक पंक्ति मैं आपको बता देता हूं, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, झगड़ा कर निष्क्रिय बना देती है। अब
उनके हिसाब से देखिए, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न कहेंगे कि भाई बाबा साहेब, आप तो जाति प्रथा को बड़ी कोस रहे हैं, बड़ी शिकायत कर रहे हैं, दोष निकाल रहे हैं, तो ये बताइए आपके हिसाब से जाति प्रथा कैसी होनी चाहिए। तो अगर आप लोग मेरे मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जाति का विरोध कर रहा हूं, विरुद्ध हूं, तो फिर मेरे नजर में आदर्श समाज क्या होगा, तो मेरा उत्तर यह होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, आजादी पर आधारित होगा। समता मतलब समान दृष्टिकोण पर आधारित होगा, सबके लिए समानता, समान भाव रहे। भाईचारे पर होगा, भ्रातृत्व। क्या यह ठीक नहीं है कि जो भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, भाईचारे में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है भाई। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता जरूर होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित मतलब अपने इच्छा के अनुसार से मन चाहे परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित कर सके, यानी समान भाव से यहां से लेके वहां तक सभी लोगों के साथ। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, ऐसे समाज की हित के लिए सबका योगदान भी होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने घर के परिवार के लिए सजग रहते हैं, मानिए अगर पूरा समाज ही हमारा परिवार बन जाए, हम एक दूसरे के प्रति अच्छा सोच रखें तो सब एक दूसरे की रक्षा करेंगे, कटना मरना ये सब नहीं हो पाएगा। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। जैसे पानी दूध में थोड़ा मिला दिया जाए तो भी पता नहीं चलता है, दूध और पानी का मिश्रण एक साथ दूध की तरह ही लगता है। उसी प्रकार से हर समाज के लोग एक साथ भाईचारे की दृष्टि से जुड़ जाएं, रहने लगें तो कितना अच्छा समाज हो जाएगा। और इसी का तो नाम है लोकतंत्र। इसी को तो लोकतंत्र कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए। प्यारे साथियों, समझ में आ गया आप लोगों को? ये चैप्टर समाप्त होता है। तो बाबा साहेब के हिसाब से आदर्श समाज क्या है? आदर्श समाज वो है जो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित हो, जिसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसमें समता होनी चाहिए, एक समान भाव होना चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। इसी का ही नाम है दूसरा लोकतंत्र, क्योंकि ये समाज के रीति रिवाज सम्मिलित रूप से पहलुओं पर चीजों को देखता है, तो वही चीज है। साथियों, समझ में आ गया प्यारे बच्चों आप लोगों को? एक बार सभी लोग रिप्लाई कर देंगे, समझ में आ गया होगा।